नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री पर भड़के ओवैसी बोले ये गंदगी है, जेल भेज देना चाहिए। खबर में आगे जिक्र होगा कि तेजस्वी के मुट्ठी में अब 1 करोड़ लोग 2020 में सीएम बनने से गए थे चूक, क्या इस बार रचेंगे इतिहास। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में केजरीवाल चलाएंगे झाड़ू, दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब नीतीश के खिलाफ बड़ी तैयारी, बीजेपी तेजस्वी की बढ़ेगी टेंशन। आगे खबर में जिक्र होगा कि क्या राष्ट्रपति की आपत्ति पर पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संविधान के किस अनुच्छेद में है, इससे जुड़े प्रावधान आपको बताएंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर खुलेगी पाकिस्तान की पोल, ऑपरेशन सिंदूर के लिए 7 डेलीगेशन का गठन, शशि थरूर संभालेंगे कमान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री पर भड़के ओवैसी बोले ये गंदगी है, जेल भेज देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं अब इस विवाद पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख हसनुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की है। ओवैसी ने विजय शाह के बयान को गंदगी बताया और कहा कि उन्हें कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि उन्हें जेल भेजकर भाजपा को मिसाल पेश करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि वो एक प्रदेश के मिनिस्टर हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। कर्नल सोफिया हमारे देश की बेटी है, उसमें भी आपने मजहब देख लिया। उनका बयान एक समुदाय के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता है। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आप घृणा कीजिए, लेकिन पाकिस्तान से आए आतंकी से कीजिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उन्हें कैबिनेट से निकाले। हाईकोर्ट के कहने पर केस दर्ज हो गया है, उन्हें अरेस्ट कर जेल भेजा जाए। एक बेहतरीन मिसाल बने देश में कि आप इस तरह की बकवास नहीं कर सकते। एक बहादुर अफसर के बारे में आप इस तरह की गंदगी और हेटफुल कमेंट नहीं कर सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी की मुट्ठी में अब 1 करोड़ लोग 2020 में सीएम बनने से गए थे चूक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव के चेहरे पर रौनक लौट आई है, जिस वजह से साल 2020 में सीएम बनते बनते रह गए थे। क्या इस बार के चुनाव में उस कसर को काफ़ी हद तक दूर कर लिया है? दरअसल आरजेडी ने बिहार में बीते कुछ महीनों में रिकॉर्ड सदस्यों को अपने साथ जोड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों की संख्या अब 1 करोड़ 7 लाख पार हो गई है और उसके साथ ही आरजेडी ने प्रखंड से राज्य स्तर तक के संगठनात्मक ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। आरजेडी ने बिहार में 1 करोड़ 7 लाख से अधिक सदस्य बनाए हैं, जो पार्टी के व्यापक जनाधार को दर्शाता है और यह उपलब्धि पार्टी के लिए एक नया कीर्तिमान है, जिससे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में संगठनात्मक विस्तार और सक्रिय सदस्यता अभियान का परिणाम माना जा रहा है। तेजस्वी ने हाल ही में पार्टी नेताओं को हर बूथ पर कम से कम 2 क्रियाशील सदस्य बनाने और बूथ स्तरीय कमेटी गठन पर जोर दिया है। आरजेडी का संगठनात्मक ढांचा बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गहराई तक फैला हुआ है और बिहार में लगभग 534 प्रखंड हैं। प्रत्येक प्रखंड में आरजेडी की कम से कम एक इकाई होती है, जिसमें औसतन 1500 से 2000 सक्रिय सदस्य होते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में केजरीवाल चलाएंगे झाड़ू, दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब नीतीश के खिलाफ बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी और तेजस्वी की टेंशन बढ़ने वाली है। यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और इसी बीच एनडीए और महागठबंधन को टेंशन देने वाली खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और साथ ही बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए केजरीवाल बिहार में जनसंपर्क यात्रा करेंगे। केजरीवाल के इस फैसले से न सिर्फ बीजेपी और नीतीश की बल्कि तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल शनिवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी अजयेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। अजयेश यादव ने बताया कि पार्टी फिलहाल ये तय नहीं कर पाई है कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन रणनीति साफ है। आम आदमी पार्टी केवल उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जहां जीत की प्रबल संभावना होगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चयन से लेकर पूरी चुनावी रणनीति जमीनी स्तर के आकलन के आधार पर तय की जाएगी और साथ ही पार्टी अपने पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रपति की आपत्ति पर पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संविधान के अनुच्छेद में है, इससे जुड़े प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति को लेकर कहा था कि किसी भी विधेयक को 3 महीने के अंदर पास करने या रिजेक्ट कर दिया जाए। इसे लंबे समय तक लटका रखने को लेकर कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर फैसला दिया था। इस पर पिछले हफ्ते से लंबी बहस चल रही है और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है, जिस पर नए सवाल खड़े होने लगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के फैसले पर समय सीमा तय कर सकता है। अब सबसे अहम सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति ने जो सलाह मांगी है उसे लेकर प्रावधान क्या कहता है। तो बता दें कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मुद्दे पर सीधे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय पर अमल करने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि इसका महत्व संवैधानिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल लेवल पर खुलेगी पाकिस्तान की पोल, ऑपरेशन सिंदूर के लिए 7 डेलीगेशन का गठन, शशि थरूर संभालेंगे कमान। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के बाद अब भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान की असलियत उजागर करने की रणनीति तैयार कर ली है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के झूठ और आतंकवादी नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए एक विशेष बहुदलीय संसदीय टीम का गठन किया है और इस टीम की कमान अनुभवी सांसद और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर शशि थरूर को सौंपी गई है। शशि थरूर जो संयुक्त राष्ट्र में उच्च पद पर सेवाएं दे चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की ओर से एक सशक्त आवाज़ माने जाते हैं। भारत द्वारा गठित ये टीम विभिन्न देशों में जाकर वहां की सरकारों, थिंक टैंक और मीडिया से संवाद करेगी और बताएगी कि कैसे पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को शह दे रहा है। खासकर 26 से 11 हमले, पुलवामा और हाल ही में पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए निर्दोष पर्यटकों पर हमले जैसे मामलों को प्रमुखता से उठाएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में 56 लाख युवाओं को ढूंढेगा चुनाव आयोग, विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव आयुक्त ने की बैठक। जी हाँ दोस्तों, भारत के चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने शुक्रवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी नंदन कृष्णन और पटना के जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत कई सारे अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विशेष रूप से पटना जिले के लिए चुनावी तैयारियों, कानून व्यवस्था के उपायों और मतदान बुनियादी ढांचे पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। डॉक्टर जोशी ने मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के महत्व पर बल दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी बोले पाकिस्तान को पहले सूचना देना अपराध, विदेश मंत्रालय ने दी इसकी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। आरोप लगाया कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पहले से जानकारी दी, जो एक गंभीर अपराध है। साथ ही उन्होंने पूछा कि ऐसा करने की इजाज़त किसने दी और इस कारण वायुसेना को कितने विमान खोने पड़े। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, सेना पर नहीं। सेना चाहे तो इसमें हस्तक्षेप ना करे, लेकिन उन्होंने हमारी सलाह नहीं मानी। हालांकि विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीज़न ने यहां पर राहुल गांधी के इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद शुरुआती चरण में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, न कि इससे पहले। मंत्रालय ने कहा कि कुछ लोग इस बयान को तोड़ मरोड़ कर ये दिखा रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी, जो पूरी तरह गलत और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने वाला है। साथ ही एक्सपी डिवीज़न ने साफ किया है कि ये एक स्पष्ट तथ्यात्मक गड़बड़ी है और इसे तुरंत सुधारने की ज़रूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारे आतंकवादी कहकर फंस गए भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, कांग्रेस ने बताया राष्ट्र विरोधी सोच का परिचायक। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर विवादित बयानों के कारण गर्मा गई है। मंडला से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों को हमारे आतंकवादी कहकर संबोधित किया। इस बयान ने राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ये बयान उस वक्त आया जब सांसद कुलस्ते डिंडौरी जिले के अमरपुर में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए थे। समारोह के बाद जब मीडिया ने उनसे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। कुलस्ते ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बहनों का बदला लेने का काम किया है और हमारी सेना ने देश और समाज के लिए
पूरी क्षमता से जवाब दिया। ऐसे अधिकारी और सैनिक हम सब के लिए गौरव का विषय है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश के विजय रथ को रोकने के लिए पटना में बनेगा महाप्लान, 5 महारथी संघ रणनीति बनाएंगे तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर विजय रथ पर सवार होना चाहते हैं। वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के विजय रथ को रोकने की कोशिश में जुटा है और इसके लिए पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 महारथी यानी 5 दल कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों मिलकर रणनीति बनाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर पटना में रविवार को महागठबंधन की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित है और सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, रणनीति और तालमेल पर विस्तृत चर्चा हो रही है। दीघा आशियाना रोड स्थित दीघा रिजॉर्ट में इस बैठक में इंडियन अलायंस यानी महागठबंधन के सभी घटक दल के शीर्ष नेता शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हर एक किसान की पगड़ी उछली है। राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरनगर में आयोजित रैली में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ विरोध हुआ। इतना ही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला भी हुआ। इस दौरान धक्का मुक्की में टिकैत की पगड़ी गिर गई और वो जमीन पर गिरते गिरते बचे। वहीं राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी ने किसी एक किसान नेता के नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, यह हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है और कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। ये बेहद निंदनीय है। किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसी के साथ इस घटना के बाद राकेश टिकैत ने इसे पूर्व नियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि ये प्री प्लांटेड था, कुछ पार्टियां करवा रही हैं। अगर ये जनता का आक्रोश होता तो इस तरह कंट्रोल नहीं होता। ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन को यहीं से कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन ना आंदोलन कमज़ोर होगा ना हम कमज़ोर होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब ट्रैक्टर मार्च से दिया जाएगा। टिकैत ने ऐलान किया कि वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाकपा माले ने सरकार से कानून वापस लेने की कर दी मांग, आंदोलन की दे दी चेतावनी। गोपालगंज में वक्फ संशोधन बिल का विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गोपालगंज के मौनिया चौक पर भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया और वापस लेने की चेतावनी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी ने सीमांचल से फूका चुनावी बिगुल, बोले मजलिस ही लड़ सकती है आपकी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज कॉलेज मैदान में शनिवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये कानून भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है और मुसलमानों के हितों की पूरी तरह अनदेखी करता है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस और राजद पर भी जमकर निशाना साधा। सभा में ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि ये इलाका अब तक उपेक्षित रहा है। उन्होंने सीमांचल को विकसित बनाने के लिए मजलिस पार्टी को समर्थन देने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि बाकी दल जब वोट मांगने आए तो उनकी दौलत जरूर लीजिए, लेकिन वोट पतंग छाप को दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेंगे और अभी किसी दल के साथ गठबंधन की कोई योजना नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि मुसलमानों की स्थिति सबसे ज़्यादा पिछड़ी होने के कारण ही रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में 6 जून को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम, राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका और खड़गे की भी उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 6 जून को कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सम्मेलन आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी यहां आने की उम्मीद है। जातिगत जनगणना की घोषणा को कांग्रेस राहुल गांधी की जीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश में उनके लिए इस आभार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता के अनुसार सम्मेलन की तिथि आगे पीछे की जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी का आना तय है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। 74 साल बाद होने जा रही जातिगत जनगणना के लिए बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मची है। केंद्र के इस फैसले को कांग्रेस अपने
प्रमुख नेता राहुल गांधी की जीत के रूप में दर्शा रही है और इसके लिए प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस नेता मीडिया से रूबरू हुए और सरकार के इस निर्णय को राहुल गांधी के दबाव का परिणाम बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी के निशाने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शिवसेना यूबीटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि ऐसे समय में जब सरकार पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कह रही है, उस वक्त पीएम मोदी मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संजय राउत ने पहलगाम आतंकी हमले को सुरक्षा में चूक बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को सिखाए सबक, दिखावे की कार्रवाई बंद करे मोदी सरकार, राशिद दलवी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद दलवी ने पाकिस्तान से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर खुलकर राय रखी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। अलवी ने कहा कि सरकार जो कदम उठा रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में बैन और मंत्री तरार के एक्स अकाउंट ब्लॉक होने पर प्रतिक्रिया देते हुए अलवी ने कहा कि सरकार जो मुनासिब समझे करे, लेकिन देश के लोग चाहते हैं कि बदला लिया जाए। सुषमा स्वराज कहा करती थी कि अगर एक भारतीय मारा जाएगा तो हम बदले में 10 सिर लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी यही कहते थे। तो आज पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आज जो देश में माहौल है, जिस तरीके से पहलगाम में हमारे भाइयों को कत्लेआम हुआ है, उस माहौल में इस तरह के सवाल उठाना बिल्कुल अनुचित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर आज भी पीड़ा में है, समाधान तलाशने के बजाय राजनीतिक खेल जारी, कांग्रेस का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मणिपुर में जारी हिंसा के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर राज्य आज भी पीड़ा झेल रहा है, लेकिन कोई सार्थक समाधान तलाशने के बजाय राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईडी के 98% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ, सजा की दर केवल 0.7%। तृणमूल नेता साकेत गोखले का बयान। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए 98% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। गोखले ने कहा कि शेष 2% वो लोग हैं जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल हो गए हैं। गोखले ने ईडी निदेशक राहुल नवीन के बृहस्पतिवार के बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि 2014 के बाद मामले में वृद्धि नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुई, जो उसी वर्ष सत्ता में आए थे। ईडी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में नवीन ने कहा था कि धन शोधन रोधी कानून 2014 से पहले काफ़ी हद तक अप्रभावी था, लेकिन उसके बाद से प्रवर्तन गतिविधियों में वृद्धि हुई है। गोखले ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल केंद्रीय एजेंसी ईडी के प्रमुख ने माना कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद मामले दर्ज होने में उछाल आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में ईडी ने कुल 5297 मामले दर्ज किए हैं और इनमें से कितने मामलों को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया गया, केवल 47। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले मणिपुर में नहीं रुकी हिंसा, प्रधानमंत्री राजधर्म निभाने में नाकाम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में हिंसा की शुरुआत के 2 साल पूरे होने पर शनिवार को दावा किया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में आज भी हिंसक घटनाएं नहीं रुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधर्म निभाने में एक बार फिर विफल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मणिपुर के लोगों के प्रति इतनी उदासीनता और तिरस्कार क्यों, तथा राजनीतिक जवाबदेही कहाँ है। मणिपुर में 3 मई 2023 को हिंसा शुरू हुई थी और इस हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मणिपुर में 2 साल से हिंसा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के पैर वहां नहीं पड़े। हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई और अब भी जारी है। अभी 2 दिन पहले ही तामेंगलांग जिले में हुई हिंसक झड़प में 25 लोग घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि 260 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 68,000 लोग विस्थापित हुए हैं। हज़ारों लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम एक हो जाएंगे तो बीजेपी शून्य पर आ जाएगी, झूठ की नहीं सीना ठोक करते हैं राजनीति। जहां दोस्तों, मुजफ्फरपुर में पहुंचे वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि अगर हम सब एक हो जाएं तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। सरकार बनाओ अधिकार पाओ में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि हम झूठ की नहीं बल्कि सीना ठोक कर
करते हैं राजनीति और सदा करते रहेंगे। हम लोगों ने हाल में पीएम नरेंद्र मोदी के रथ को पूरे बिहार में 2 युवाओं ने मिलकर धीमा करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संशोधन के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की केंद्र सरकार को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ कानून में किए गए संशोधन के विरोध में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। साक्षी में आयोजित जनसभा में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि केंद्र सरकार नए कानून के जरिए मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम सभी विरोध करते रहेंगे। जमशेदपुर के साक्षी आम बागान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित विशाल जनसभा हुई। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ ये विशाल जनसभा में भारी संख्या में मुस्लिम ने शिरकत की। जनसभा में देश के कई सांसद और उलेमाओं ने काला कानून का विरोध किया और उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की।